गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 7 पढ़ रहे थे बच्चों, ऊष्मा तथा ताप। बच्चों हमें चैप्टर 7 में 7.5 ऊष्मा का मापन पढ़ना है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। तो हम यहाँ पर क्या पढ़े हैं बच्चों, ऊष्मा का मापन। ठीक है, ऊष्मा को किस प्रकार से मापा जाता है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ चुके हैं कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके प्रभाव से वस्तु के ताप में वृद्धि होती है ना। ऊष्मा के कारण क्या होती है बच्चों, ऊष्मा के कारण किसी जो वस्तु होती है उस वस्तु के जो ताप होता है उसमें भी वृद्धि होता है, यानी कि उस वस्तु का जो ताप है वो बढ़ता है ना, बढ़ना वृद्धि होता है। इस गुण का उपयोग ऊष्मा के मापन में किया जाता है। ठीक है, इस गुण का उपयोग कहाँ किया जाता है बच्चों, ऊष्मा के मापन में किया जाता है। यदि किसी जो वस्तु है वो गर्म हो जाता है, जिसके कारण से क्या किया जाता है, इसी गुण के कारण से उस जो ऊष्मा है उसका मापन किया जाता है ना। ऊष्मा ऊर्जा का एसआई मात्रक, जो ऊष्मा ऊर्जा है उसका एसआई मात्रक क्या है बच्चों, जूल है। ऊष्मा के अन्य मात्रक कैलोरी और किलो कैलोरी भी है। ऊष्मा के एक क्या है बच्चों, ऊष्मा और ऊर्जा दोनों का है ना। ऊष्मा और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊष्मा के अन्य मात्रक भी हैं जिन्हें क्या कहते हैं, कैलोरी और किलो कैलोरी भी है ना। एक कैलोरी ऊष्मा का वह परिमाण है जो 1 ग्राम जल के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दे, है ना। एक कैलोरी जो ऊष्मा होता है बच्चों, ऊष्मा का वह परिमाण है ना। ये एक कैलोरी ऊष्मा परिमाण है ऊष्मा का जो 1 ग्राम जल के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दे, यानी कि 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल। ठीक है, तथा 1000 कैलोरी बराबर 1 किलो कैलोरी होता है। इसी प्रकार से देखेंगे 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का वह परिमाण है जो 1 किलोग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, अब हम देखते हैं 7.6 विशिष्ट ऊष्मा धारिता। हम ऊष्मा की धारिता के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम उन कारकों पर विचार करें जिन पर किसी वस्तु की ताप वृद्धि के लिए वस्तु द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है। तो हमें किस पर विचार करना है बच्चों, उस वस्तु की ताप पर, है ना, जो वृद्धि के लिए वस्तु द्वारा अवशोषित आप लोग समझते हैं, जो अवशोषित करता है, सोखता है। ठीक है, तो ऊष्मा की मात्रा जिस पर निर्भर करती है। प्रयोग द्वारा यह पाया गया कि किसी वस्तु को गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, जब हम कोई भी वस्तु को गर्म करते हैं तो गर्म करने के लिए आवश्यक क्या चाहिए होता है, ऊष्मा। जितना उसे आवश्यक होती है ऊष्मा की, तो वो किन कारणों पर निर्भर करता है, तो निम्न कारणों पर निर्भर करता है, जिसके बारे में हम देखते हैं। क नंबर, वस्तु के द्रव्यमान, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है, यानी कि भार, है ना। तो वस्तु के भार पर, द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, निश्चित ताप वृद्धि के लिए उतना ही अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ठीक है, यदि जो वस्तु है बच्चों वो अधिक भार वाला होगा, उसकी वजन है वो यदि अधिक होगा, भार अधिक होगा, तो ऊष्मा भी अधिक चाहिए होगा। ठीक है, ऊष्मा की आवश्यकता भी अधिक होगी। अब हम देखेंगे ख नंबर, ताप वृद्धि, जिसे ताप को हम टी से, स्मॉल टी से दर्शाते हैं। ठीक है, ताप वृद्धि पर वस्तु का ताप जितना अधिक बढ़ाया जाएगा उतना ही अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। यदि वस्तु का ताप अधिक बढ़ा देंगे बच्चों, ठीक है, जो वस्तु का ताप होता है अधिक बढ़ाएंगे तो उतना ही अधिक ऊष्मा की आवश्यकता भी होगी। का नंबर देखेंगे, वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, वस्तु की पदार्थ किस प्रकृति का पदार्थ है उस पर भी डिपेंड करेगा।
भिन्न भिन्न पदार्थों के समान द्रव्यमान के ताप में समान वृद्धि के लिए भिन्न भिन्न ऊष्मा की परिमाण की आवश्यकता होती है। यह पूर्णतः पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, धातुएं तथा तेल पानी की तुलना में जल्दी गर्म हो जाते हैं, है ना। कोई धातुएं जो होती हैं बच्चों, जैसे मान लो हम लोहा को गर्म करते हैं तो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। पानी की अपेक्षा तेल भी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो धातुएं तथा तेल पानी की तुलना में जल्दी गर्म हो जाते हैं, अर्थात समान ताप वृद्धि के लिए उन्हें पानी की तुलना में कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यानी कि धातुएं और तेल को क्या होता है, कम ऊष्मा भी मिल जाए तो ये जल्दी गर्म हो जाते हैं, है ना। तो इन्हें कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। पदार्थों के इस गुण की तुलना हम उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता द्वारा करते हैं। किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का परिमाण पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाता है। तो बच्चों इसे आप लोग याद रखेंगे। किसी भी पदार्थ के 1 किलोग्राम का ताप कितना होना चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, है ना। तो बढ़ाने के लिए कितना ऊष्मा का, आवश्यक ऊष्मा का परिमाण पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। विशिष्ट ऊष्माधारिता का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, जिसे हम देखिए जूल को जे से और प्रति केजी से किलोग्राम को दर्शाया जाता है, ठीक है, या जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है। निम्नांकित सारणी में कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्माधारिता दी जा रही है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारणी 7.4, ठीक है। यहाँ पर विशिष्ट कुछ पदार्थ दिए हुए हैं, पदार्थों के नाम, है ना, और ये पदार्थों के विशिष्ट ऊष्मा की धारिता भी यहाँ पर दी गई हुई है। जैसे जल, है ना, तो जल 4146 या फिर 4146, बर्फ 2060, ठीक है, कांच 840, ये क्या है 840, ये सब विशिष्ट ऊष्माधारिता है ना। कांच, लोहा, तांबा, पारा, शीशा, ये सभी पदार्थों की ऊष्माधारिता यहाँ पर दी गई है। जैसे लोहा का 450, तांबा का 346 ये ऊष्माधारिता है, पारा का 140 और शीशा का 128। तो ये सभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो ऊष्माधारिता है, किसमें ऊष्मा कम लगेगा। जैसे शीशा गर्म होता है तो ऊष्मा की आवश्यकता बहुत कम होती है। ठीक उसी प्रकार जो पारा है ये भी जब इसे गर्म किया जाएगा तो ऊष्मा ये बहुत कम लेता है। तांबा, लोहा, है ना, कांच, और सबसे जो जल है, जल की अपेक्षा इन धातुओं का जो है ऊष्माधारिता में जो आवश्यक ऊष्मा लेते हैं ये, तो ऊष्मा बहुत कम लेते हैं गर्म होने के लिए, ताप में वृद्धि के लिए। और जो जल है हमारा, जल क्या होता है, इन सभी धातुओं के अपेक्षा में, और जो बर्फ़ है और जल है ये सभी क्या होते हैं, बहुत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं ताप में वृद्धि के लिए। ठीक है बच्चों, आप सभी ये विशिष्ट ऊष्माधारिता समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे बच्चों जल की अधिक विशिष्ट ऊष्माधारिता का प्रभाव। उपरोक्त सारणी में हमने देखा कि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक है ना। हम देखें बच्चों की विशिष्ट ऊष्माधारिता है जो जल की है सबसे अधिक है। इसका अर्थ है कि समान ताप वृद्धि के लिए जल सबसे अधिक ऊष्मा ग्रहण करता है, ठीक है, एवं ठंडा होते समय अधिक ऊष्मा देता है। यही कारण है वाहनों के इंजनों में शीतलक के रूप में जल का उपयोग किया जाता है। बच्चों आप सभी देखे हैं जब वाहन बहुत अधिक गर्म हो जाता है तो उन इंजनों में क्या डाला जाता है, पानी डाला जाता है ना। इसी प्रकार देखेंगे सेकने के लिए बोतलों में गर्म जल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सेकाई करने के लिए भी बोतल में गर्म पानी लिया जाता है जिनके द्वारा सेका जाता है। मरुस्थलीय प्रदेश दिन में जल्दी गर्म होते हैं और रात में जल्दी ठंडे होते हैं, जबकि समुद्र का जल
दिन में सूर्य की ऊष्मा से गर्म हो जाता है पर जल्दी ठंडा नहीं होता, है ना। रात में जब वातावरण ठंडा होने लगता है तब समुद्र के गर्म जल के द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा के कारण तटीय प्रदेश गर्म बने रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम जानते हैं जैसे मरुस्थलीय प्रदेश हम देख सकते हैं, राजस्थान में जो रेगिस्तान होता है, जगह का नाम आप लोग सुने हैं, वहाँ पर क्या होता है, दिन में बहुत अधिक गर्म होता है वह जगह और रात के समय बहुत अधिक ठंड होता है। ठीक है, पर जहाँ पर क्या होता है, दिन में सूर्य की ऊष्मा के कारण जो समुद्री जल का पानी होता है ना, जबकि जो समुद्र का जल दिन में सूर्य की ऊष्मा से क्या हो जाता है, बहुत अधिक गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा नहीं होता। वह जल का पानी क्या होता है, जल्दी ठंडा नहीं होता। रात में जब वातावरण क्या हो जाता है, बहुत अधिक ठंडा हो जाता है, तो समुद्र के जल जो गर्म होते हैं, तो गर्म जल के द्वारा उत्सर्जित, यानी कि वो गर्म जल क्या करते हैं, ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, ऊष्मा बाहर निकालते हैं, है ना। तो ऊष्मा उत्सर्जित के कारण तटीय प्रदेश होते हैं वे क्या होते हैं, गर्म बने रहते हैं। ठीक है, हमने ऊपर देखा कि विशिष्ट ऊष्माधारिता किसी पदार्थ का अपना विशेष गुण है ना। किसी पदार्थ के भिन्न भिन्न द्रव्यमान भी समान ताप वृद्धि के लिए भिन्न भिन्न परिमाण की ऊष्मा ग्रहण भिन्न भिन्न परिमाण की ऊष्मा ग्रहण करते हैं। वस्तु के इस गुण को उसकी ऊष्माधारिता द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो बच्चों, वो जो वस्तु की प्रकृति होती है उस पर निर्भर करती है कि वो जो ताप में वृद्धि के लिए कितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है ना। हम लोग जानते हैं बच्चों कि जब हम पानी को गर्म करते हैं, है ना, तो वो कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करने लगता है, उबलना स्टार्ट हो जाता है और वो वाष्पित होने लगता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। इसी प्रकार से हम किसी भी जो पदार्थ का ताप होता है 1 डिग्री सेल्सियस यदि हम बढ़ा दें, है ना, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें जितने भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ की क्या कहलाती है, ऊष्माधारिता कहलाती है ना। यदि पदार्थ का द्रव्यमान, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल m से। ठीक है, पदार्थों का जो द्रव्यमान होता है, जो भार होता है, उसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। तथा विशिष्ट ऊष्माधारिता, ठीक है, ऊष्मा का धारिता जो होता है उसे स्मॉल s से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यदि पदार्थ का द्रव्यमान तथा विशिष्ट ऊष्माधारिता हो तो उसकी ऊष्माधारिता ms होगी। ठीक है, ऊष्माधारिता का मात्रक जूल प्रति डिग्री सेल्सियस है। किसी वस्तु को गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा उसके द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्माधारिता एवं उसके ताप में वृद्धि पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, किसी भी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के लिए कितनी हमें ऊष्मा की आवश्यकता है, तो गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा और उसके द्रव्यमान, जो वस्तु की द्रव्यमान है उस पर, और विशिष्ट ऊष्माधारिता, उसके जो पदार्थों की द्रव्यमान होती है उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता पर निर्भर करता है एवं उसके ताप में वृद्धि पर निर्भर करता है। ठीक है, गर्म होने के लिए वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा Q बराबर mst। तो यहाँ पर Q mst क्या है बच्चों, आप सभी जानते हैं। m द्रव्यमान को दर्शाता है, s ऊष्मा की धारिता होती है और t क्या होती है, ताप होती है, ताप में वृद्धि। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, द्रव्यमान गुणित पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता गुणित ताप में वृद्धि, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे, और ठंडा होने पर वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा Q बराबर mst बराबर द्रव्यमान गुणित पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता बराबर ताप में हुई कमी। ठीक है, तो यहाँ पर Q जो दिया हुआ है ये क्या है, ऊष्मा है ना, m द्रव्यमान, s मतलब जो धारिता है, विशिष्ट ऊष्माधारिता, और t ताप में जो वृद्धि होती है ना, ताप t द्वारा ताप को दर्शाया जाता है। ठीक है,
इसी प्रकार से हम देखेंगे विशिष्ट ऊष्माधारिता बराबर ताप में हुई कमी। उदाहरण 100 किलोग्राम तांबे यानी कि 100 किलोग्राम तांबे का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। ठीक है, 100 किलोग्राम तांबे का ताप हमें बढ़ाना है, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। ठीक है, तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें आवश्यक ऊष्मा, कितना ऊष्मा की आवश्यकता है, तो देखेंगे हम यहाँ पर Q बराबर 100 किलोग्राम गुणित, यहाँ पर ब्रैकेट में हम देखेंगे 346 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, है ना, गुणित 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों 3,86,000 जूल बराबर 3.86 गुणित 10⁵ है ना जूल। ये क्या है, 100 किलोग्राम तांबे का ताप यदि 10 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा है। ठीक है, उपरोक्त उदाहरण में यदि 100 किलोग्राम तांबे के टुकड़े को 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए, है ना, तो 3.86 गुणित 10⁵ जूल ऊष्मा उसके द्वारा दी जाएगी। कितना ऊष्मा दी जाएगी, 3.86 गुणित 10⁵ जूल ऊष्मा। ठीक है, अब हम देखेंगे 7.7 तापमापी यानी कि थर्मामीटर के बारे में। ठीक है, किसी ऊष्मा को स्पर्श यानी कि किसी वस्तु को स्पर्श या फिर हम उसे छुएं, ठीक है, स्पर्श करने पर गर्म या ठंडा होने का आभास अवश्य होता है। हम कोई भी वस्तुओं को छूते हैं बच्चों, तो वह गर्म है या फिर ठंडा है इसका आभास हो जाता है ना, परंतु उस प्रकार उसके सही ताप का पता लगाना असंभव है। ठीक है, वो गर्म तो है पर हमें ये तो पता नहीं होता कि वो कितना गर्म है। ठीक है, क्या हम उसे एग्जैक्ट उसकी माप लेकर हम बता सकते हैं, है ना, यदि हम उसको मापें तापमान को तो हम बता सकते हैं, है ना, पर हम सिर्फ स्पर्श करके नहीं बता सकते कि कितना डिग्री सेल्सियस गर्म है और कितना नहीं है। इसलिए तापमान के लिए हम किसका, तापमापी यानी कि थर्मामीटर नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। हम सभी ने तापमापी देखा है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग डायग्राम भी देख चुके हैं बच्चों, देख रहे हैं, ये सेल्सियस तापमापी है। ठीक है, यहाँ पर, और ये क्या है, डॉक्टरी तापमापी है। यहाँ पर हम देखेंगे हम सभी ने तापमापी देखा है। चित्र 7.8 यह मोटे कांच की तथा बारीक छिद्र वाली एक समान व्यास की एक नली का बना होता है। ठीक है, ये जो तापमापी बना होता है बच्चों, ये मोटे कांच की बनी होती है और इनमें क्या पाया जाता है, बारीक छिद्र पाया जाता है। जो बारीक छिद्र वाली एक समान व्यास की एक नली पाई जाती है ना, ये नली का बना होता है। इसके एक सिरे पर पतले कांच का एक बल्ब होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में, पतले कांच का एक यहाँ पर बल्ब होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे जिसमें पारा भरा होता है, तो उस जो बल्ब है उसमें क्या भरा हुआ है, पारा भरा हुआ है। पारा एक धातु है बच्चों जो लिक्विड के फॉर्म में होता है ना, जो द्रव के रूप में होता है। कांच कि इस नली से हवा निकालकर उसे सील कर दिया जाता है ना। कांच की इस नली से क्या किया जाता है, जो हवा होता है उसको बाहर निकालकर बंद कर दिया जाता है। नली के बाहर डिग्री सेल्सियस के निशान लगे होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये नली के बाहर में है ना डिग्री सेल्सियस के निशान लगे हुए हैं। ये सभी डिग्री सेल्सियस के निशान हैं। ठीक है, ताप मापने का एसआई मात्रक डिग्री सेल्सियस है ना। जैसे हम लोग कार्य, ऊष्मा, ये सभी का देखें मात्रक क्या होता है, ऊष्मा और कार्य का मात्रक जूल होता है। उसी प्रकार से बच्चों ताप मापने का एसआई मात्रक क्या होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें ताप
मापक द्रव के रूप में पारा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो ताप मापक द्रव होता है, द्रव के रूप में किसका उपयोग करते हैं? पारा का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके निम्न कारण है। पहला है, पारा एक चमकीला व अपारदर्शी द्रव है। ठीक है, पारा कैसा दिखाई देता है? चमकीला होता है और अपारदर्शी द्रव होता है। ठीक है, जिसके कारण कांच के बाहर से उसे आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि पारा क्या होता है? अपारदर्शी होता है, जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी। तो अपारदर्शी के और कांच हमें पता है बच्चों की पारदर्शी होता है, पर कांच में जो बल्ब होता है उसमें क्या पाया जाता है? उसमें हमारा पारा पाया जाता है, जो कि अपारदर्शी होता है, जिसे हम कांच के भीतर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, यह कांच की दीवारों से चिपकता नहीं है, और पारा जो होता है कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है। यह अधिक ताप यानी कि परास, हिमांक 39 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस के लिए द्रव रूप में रहता है। यदि है ना, यह अधिक ताप है ना, जब अधिक ताप परास पर क्या होता है? हिमांक, जब वो जमा होता है 39 डिग्री सेल्सियस पर वो जमता है, और क्वथनांक कितना होता है? आप सभी जानते हैं क्वथनांक, जब वो बहुत अधिक गर्म होता है, बॉयल होता है क्वथनांक, तो 357 डिग्री सेल्सियस के लिए द्रव के रूप में ये रहते हैं। ठीक है, इसके ये क्वथनांक हैं। 4th नंबर है, इसका प्रसार लगभग सभी तापों पर एक समान रहता है। तापमापी में 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस के निशान बने होते हैं। अब अपने तापमापी के निशानों को देखकर बताइए कि उसका अल्पतम माप क्या है। जिस धातु का ताप ज्ञात करना हो उसमें थर्मामीटर का बल्ब रखा जाता है ना। जिस भी धातु का हमें ताप ज्ञात करना है उसमें हम क्या करते हैं? थर्मामीटर का बल्ब रखा जाता है। अब नली में पारे की स्थिति को पढ़िए। क्या होता है? जब ताप के कारण से जो थर्मामीटर के बल्ब में पारा होता है वो क्या होता है? वो प्रसार होने लगता है, यानी कि फैलने लगता है। तो जब वो फैलता है तो उसका हम पाठ्यांक को नोट कर लेते हैं, यानी कि तापमापी के बर्फ को क्या करते हैं हम? अब नली के पारे की स्थिति को हमें क्या करना है? पढ़ना है। यही वस्तु का ताप है। अपनी हथेली का ताप देखने के लिए तापमापी के बर्फ को हथेली में रखकर पारे को नली में चढ़ते देखिए। वो क्या होता है? पारा नली में चढ़ने लगता है। तो जब नली में चढ़ने लगता है तो हम पाठ्यांक को नोट कर लेते हैं कहाँ तक चढ़ा है। तो उसी प्रकार से हम माप लेते हैं कि कितना डिग्री सेल्सियस पर वह वस्तु गर्म है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, है ना, ये निशान दिए हुए हैं। इसी पे जो थर्मामीटर है यहाँ पर निशान में दिया हुआ है सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस के निशान है। इसी के द्वारा क्या होता है? जो पारा होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस पर ऊपर चढ़ रहा है उसे हम नोट कर लेते हैं। इस प्रकार से हम समझ जाते हैं बच्चों, या जान जाते हैं कि यह वस्तु का जो तापमान है कितना बढ़ा हुआ है। जब पारा स्थिर हो जाए तब पारे के ऊपरी सिरे को नोट करें। यह आपकी हथेली का ताप है। जब हम पारा को जब स्थिर हो जाता है तब हम क्या कर लेते हैं? नोट कर लेते हैं सिरे को, और यह आपकी हथेली का क्या होता है? वही तापमान होता है। अब अपने कमरे का ताप नोट कीजिए कि आपके जो रूम टेम्परेचर है वो कितना है ना। थर्मामीटर को छाया या धूप में अलग अलग रखकर हवा का ताप नोट कीजिए। अब आपको धूप में निकलने पर छाते की उपयोगिता समझ में आ गई होगी। अपने साला के थर्मामीटर की सहायता से प्रतिदिन का ताप नोट करें। तो तापमापी के द्वारा हम अपने रूम टेम्परेचर को भी पता कर सकते हैं कितना है रूम टेम्परेचर, और धूप छाया में जाकर भी हम टेम्परेचर को नोट कर सकते हैं, है ना, तापमान को नोट कर सकते हैं। धूप में निकलने
जब हम तापमान को नोट करेंगे बच्चों तो हमें पता चल जाएगा कि हम धूप में छाते लेकर क्यों निकलते हैं, है ना। और अपने जो साला है ना, यानी कि हमारा जो स्कूल है, इसमें थर्मामीटर की सहायता से हम क्या करेंगे, प्रतिदिन यानी कि हर दिन हम तापमान नोट करेंगे, ताप नोट करेंगे। ठीक है। अफ्रीका के लीबिया देश में सन 1982 का एक दिन इतना गर्म हो गया था कि छाया में भी हवा का ताप 58 डिग्री सेल्सियस यानी कि 58 डिग्री सेल्सियस था, है ना। ये कहाँ है, अफ्रीका के लीबिया देश में। ठीक है, आप लोग नाम सुने होंगे। अफ्रीका में एक लीबिया देश है जो सन 1982 में, है ना, 1982 में एक दिन क्या हुआ था, बहुत अधिक गर्म हो गया था, जो कि छाया में भी जब जो तापमापी है उन्हें छाया में भी ले जाने पर छाया में भी तापमान कितना था, 58 डिग्री सेल्सियस था, 58 डिग्री सेल्सियस था। भारत में कहीं कहीं छत्तीसगढ़ में भी गर्मियों में कभी कभी हवा का अधिकतम ताप 48 डिग्री सेल्सियस यानी कि 48 डिग्री सेल्सियस में हवा 48 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। उस समय हम बहुत बेचैन हो उठते हैं क्योंकि शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। हमारे शरीर का जो तापमान होता है बच्चों 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। विश्व में हवा का न्यूनतम ताप अंटार्कटिक महाद्वीप में 89 डिग्री सेल्सियस यानी कि 89 डिग्री सेल्सियस मापा गया था, है ना। कहाँ पर मापा गया था, अंटार्कटिक महाद्वीप में। कितना डिग्री सेल्सियस, 89 यानी कि 89 डिग्री सेल्सियस। ऋण चिन्ह का उपयोग यह दर्शाता है कि यह ताप 0 डिग्री यानी कि क्या था, हाँ, यहाँ पर ऋण चिन्ह दिया हुआ है तो ऋण चिन्ह का उपयोग यह दर्शाता है कि यह ताप 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि पानी का हिमांक जब जो जमता है बर्फ के रूप में उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, हिमांक कहते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पानी का हिमांक से 89 डिग्री सेल्सियस कम था, है ना। ठंड के दिनों में जब वायुमंडल का ताप 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है तब हमें कुछ ठंड सी महसूस होने लगती है। ठंड के दिनों में जब वायुमंडल का ताप कितना हो जाता है बच्चों, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है ना। जब 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है तो हमें ठंड महसूस होने लगती है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर माइनस है ना। महाद्वीप में क्या होता है, अंटार्कटिक महाद्वीप में 89 डिग्री सेल्सियस माइनस 89 डिग्री सेल्सियस मापा गया था। तो 89 डिग्री सेल्सियस माइनस में है यानी कि यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत कम था, यानी कि बहुत ही अधिक ठंडी थी, है ना। वहाँ बर्फ भी जम जाता होगा, इतना अधिक ठंड था जब वहाँ पर 89 डिग्री माइनस 89 डिग्री सेल्सियस मापा गया था। तो आप लोग समझ सकते हैं बच्चों, जब 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है तो हमें कितना अधिक ठंडी लगने लगता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब अंटार्कटिक में 89 माइनस 89 डिग्री सेल्सियस होगा तो कितना अधिक ठंड होगा, आप लोग समझ सकते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। हमने सीखा, आप लोग स्वयं पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। कैलोरी और किलो कैलोरी की परिभाषा दीजिए एवं दोनों में संबंध बताइए। ठीक है, तो आप सभी इसे कैलोरी और किलो कैलोरी की परिभाषा बताएंगे और दोनों में क्या संबंध है इसे आप लोग होमवर्क में करके मेरे नंबर पर सेंड कर देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 8th चैप्टर।